हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर सेकंड है आपका, जिसका नाम भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे यानी कि कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका पेपर सेकंड है। आज के इस क्लास में हम लोग इजी नोट्स का ये जो क्वेश्चन बैंक है, इस पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लासेस हुई है हमारी, उसमें हमने पवन का जो क्वेश्चन बैंक आता है, चारों पेपर के क्वेश्चन बैंक पवन की जो सीरीज आती है उसको कर लिया। उसके बाद एग्जाम टाइम का जो गोल्ड सीरीज आता है, चारों पेपर के हमने वो क्वेश्चन पेपर कवर कर लिए, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आज की क्लास में जो पेपर 1 जो है आपका वो कवर हो चुका है। इजी नोट्स का क्वेश्चन बैंक पूरा एक ही क्लास में 2.5 घंटे की क्लास है एंड इसमें आज हम लोग ये जो क्वेश्चन बैंक है आपका इजी नोट्स, इसको फुल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। आपने पवन का जो सीरीज हमने करा दिया चारों पेपर की, वो नहीं देखिए तो उसको देखिए। एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज नहीं कराया है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, एंड आपके पास जो है पेड स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपके पास हो सकता है हमारे नोट्स हों, तो नोट्स भी आपके लिए एनफ है। ओके, नोट्स को ठीक से पढ़िए, एक बार इन क्वेश्चन बैंक को रिवाइज मार लीजिए, एनफ रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपकी जो बुनियादी शिक्षा होती है, जिस पर जो बुनियादी यानी कि जो आपका आधार होता है, जिसको आधारिक शिक्षा भी कहते हैं, जिस पर हमारी पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक है, तो वही आपकी प्रारंभिक शिक्षा है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत कौशल 3Rs में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें आपका पढ़ना, लिखना, सामान्य गणित, ये सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन सुनना उसमें शामिल नहीं है। ओके, परिभाषा है कि प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है, ऐसा रायबर्न कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा रायबर्न कहते हैं। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने प्राथमिक शिक्षा के किन लक्ष्यों की पहचान की है। देखिए, राधाकृष्णन जो आयोग है, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ओके, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति अगर पूछ ले कब हुई है, तो राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति आपकी 4 नवंबर 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति यानी कि राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति हुई थी। अब ये कह रहा है कि इसने प्राथमिक शिक्षा के किन लक्ष्यों को पहचान की है, तो इन्होंने बालक में मानवीय व रचनात्मक प्रतिभाओं का विकास किया है, सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव पैदा किया है, बुनियादी कौशल, स्वतंत्रता व पहल विकसित की है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में शामिल है, क्या शामिल है? जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें बालक का चारित्रिक विकास हो, बालक का शारीरिक विकास हो, बालक का संप्रेषण कौशल हो, यानी कि कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास हो। इसमें आपका ये सब कुछ इंक्लूड है। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1937 में। प्राथमिक शिक्षा की जो संरचना है उसमें आपका निम्न प्राथमिक कक्षा जो है वो आपकी कक्षा 1 से 5 तक आती है, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक आती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है, शैक्षिक संरचना 10+2+3 में शामिल है। इसमें क्या शामिल है? 5 वर्ष प्राथमिक है, ठीक है, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक है और फिर 2 वर्ष का हाई स्कूल है। ये कुल मिलाकर के आपका कितना हो गया? 5, 3, 8 और 2, 10। ये 10 साल तो इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, जो 10+2+3 है। अब आगे जो आपका 2+3 बचा, ये कहाँ चला गया? देखिए, 5, 3, 8, 2, 10, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। जो 2 साल आपका बचा, तो इसमें जो है कि जो +2 है इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया, सामान्य और व्यावसायिक, यानी कि जनरल और वोकेशनल, जिसके द्वारा छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देकर के उन्हें जीविका कमाने के योग्य बनाया जाएगा। उसके बाद फिर आपका बचा आगे +3। जो +3 है, इस पर प्रथम के जो 2 वर्ष रहेंगे उसमें छात्रों को उनके द्वारा चुने गए विषयों में विशेष ज्ञान कराया जाएगा और तीसरे वर्ष में उन्हें संपूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की आधारभूत क्रियाएं? जी नहीं। कक्ष प्रणाली? जी नहीं।
पाठ्य पुस्तक और शिक्षण अधिगम सामग्री, जी नहीं। फिर क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मान लीजिए अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होकर के ऑप्शन अगर यहाँ पे दूसरा कोई दे दे तो हम किसको टिक करेंगे? विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक जो है वो आपका छात्र उपलब्धि स्तर होता है। डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, छात्र उपलब्धि स्तर। अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह पे छात्र उपलब्धि स्तर लिखा होता तो हम इसको टिक करते। छात्र उपलब्धि स्तर जो है यह विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। ये ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो गया। छात्र उपलब्धि स्तर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। भारत में विद्यालयी शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? भारत में जो विद्यालयी शिक्षा है उसको मोटे तौर पर जो है 4 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। एनईपी 2020 के अनुसार जो शैक्षिक संरचना है वो 5+3+3+4 करके है। इसके बारे में डिटेल में हमने पेपर 1 में समझाया है। निम्न प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 10 वर्ष होती है। उच्च प्राथमिक की आयु वर्ष 11 से 12 वर्ष होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास। दीर्घावधिक लक्ष्य संभाव्यतः समझे जाते हैं, स्थायी समझे जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? सामान्य शैक्षणिक। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है? जो सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम होता है वह लागू होता है। क्वेश्चन इज, देश में 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका केरल बन गया है। कौन सा बन गया है? केरल। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्थानीय परिवेश के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए आवश्यकता है। अभिभावकों और समुदाय के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो, वांछित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो, बच्चों में सौंदर्य बोध बढ़ाने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। पहली अनिवार्य शिक्षा कब लागू की गई? 26 अगस्त 2009 को। कब लागू की गई? 26 अगस्त 2009। कुरान खानी नामक संस्कार किससे संबंधित है? ये आपका मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा का जब प्रारंभ होता था तब कुरान खानी नामक संस्कार होता था। एंड 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में संपन्न कराया जाने वाला जो शिक्षा संस्कार है, जो बिस्मिल्लाह नामक संस्कार होता था, ये उनसे संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वह आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास जो है वो 1882 के हंटर आयोग से माना जाता है। अपव्यय व अवरोधन में कमी का सुझाव किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम है वो आपका जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षा गारंटी योजना है, ये सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है? प्राथमिक शिक्षा का महत्व है व्यावहारिक जीवन की शिक्षा के लिए, प्रेम व सहयोग की नींव के रूप में, है ना, और अनिवार्य व सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है ECCE शब्द में मुख्य शब्द शामिल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो उनका पूरा नाम पता होना चाहिए। जैसे ECCE का पूरा नाम है, सुन लीजिए, ERL, चाहे तो आप लिख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड, क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ये नाम है इसका। ECCE हो गया, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी में इसको पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब देखिए इसमें अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बचपन आ गया, ठीक है, केयर यानी कि देखभाल आ गया, एजुकेशन यानी कि शिक्षा आ गई। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का आंगनवाड़ी रिकॉर्ड उन्हें डैश में प्रवेश दिलाने में मदद करता है। बच्चे का आंगनवाड़ी रिकॉर्ड जो है उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षा को किस रूप में परिभाषित करती है? यह सत्य को खोज में मानव आत्मा के प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित करती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उपयुक्त आयु है वो 2 से 6 वर्ष की होती है। विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालय आपका जैसे किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी और नर्सरी हो गया, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ये सभी पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं।
भारत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से निकाय स्थापित किए गए हैं? तो इसमें आपका BRC हो, CRC, ये दोनों ही निकाय स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन कहता है स्कूली बच्चों की शिक्षा से बोझ कम करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये आपकी यशपाल समिति ने दिया था। स्कूली बच्चों की शिक्षा से बोझ कम करने का सुझाव यशपाल समिति ने दिया था। स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट का मतलब होता है बिना शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देना। बिना शिक्षा पूरी किए स्कूल छोड़ देने का मतलब होता है ड्रॉप आउट करना। UEE का संबंध किससे है? फिर वही बात है, अगर UEE आया है तो हमें इसका नाम तो पता होना चाहिए। UEE का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है? हम आपको लिख के बता देते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री क्या होता है? ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, इसका संबंध आपका प्रारंभिक विद्यालय से है। किससे है? प्रारंभिक विद्यालय से है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वह संवैधानिक प्रावधान है एंड मौलिक अधिकार भी है। SSA किसके बीच एक साझेदारी है? SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान। यह आपका केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक साझेदारी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था आपकी NCERT है। डैट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? डैट की स्थापना जो है वह आपकी NEP 1986 के सिफारिश पर की गई थी। इसके सिफारिश पर 1986 जो NEP 1986 उसके सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है SSA के सीधा मतलब क्या है? SSA का सीधा मतलब है सभी के लिए शिक्षा। ओके, प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण, प्रतिधारण और उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम जो है वह आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कोई ट्यूशन फीस नहीं, मुफ्त किताबें, स्टेशनरी, मुफ्त मध्याह्न भोजन। ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है वो आपकी 2005 में शुरू की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब शुरू किया गया? ये आपका 1994 में शुरू किया गया। DPEP कब शुरू किया गया? 1994 में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसका कार्यक्षेत्र है? NCERT का कार्यक्षेत्र है। किसका कार्यक्षेत्र है? ये आपका NCERT का कार्यक्षेत्र है। प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकताओं के साथ समायोजन के लिए बच्चों को आवश्यक तैयारी प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। किसका है? ECCE का है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का है। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का है। फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा अंतिम चरण है। माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण आपका अनिवार्य शिक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा जो है वह अनिवार्य शिक्षा का अंतिम चरण है। ड्रॉप आउट की सर्वाधिक संख्या माध्यमिक शिक्षा में होती है। किसमें होती है? माध्यमिक शिक्षा में होती है। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं के प्रमुख समाधानों में से एक जो है वह पाठ्यक्रम का सुधार है, विद्यालय की नियमित निरीक्षण है, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति है। ये माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं के प्रमुख समाधानों में से एक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो आपके 14 से 18 साल आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। NEP 1986 द्वारा विविध पाठ्यक्रम किसको प्रदान किया गया? माध्यमिक चरण को प्रदान किया गया। क्वेश्चन कहता है CBSE द्वारा स्कूलों को संबद्धता प्रदान की जाती है उच्च माध्यमिक स्तर पर। कहाँ पे? उच्च माध्यमिक स्तर पर। निम्न में से किसे ताराचंद समिति ने सिफारिश प्रदान की? माध्यमिक शिक्षा को। किसको? माध्यमिक शिक्षा को। ताराचंद समिति 1948 का सुझाव था माध्यमिक विद्यालयों को बहुपक्षीय बनाया जाए एंड संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा संरचना की जांच हेतु आयोग की नियुक्ति की जाए। कौन सा एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का घटक नहीं है? ऋण ज्ञान का ऋणदान जो है ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का घटक नहीं है। 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कौन? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है, आपको बताते चलें कि भारत सरकार ने 23 सितंबर की बात है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। ओके, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है ये आपका इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग की सिफारिशें जो थी वो उसमें आपका त्रिभाषा सूत्र है, माध्यमिक शिक्षा की 3 वर्ष की राष्ट्रीय प्रणाली है, उच्चतर माध्यमिक प्रणाली का स्थापना है। तो ये ऑप्शन डी में आपका राइट हो, ये सभी इसमें सिफारिशें थी। क्वेश्चन कहता है
कि 1917 में पहला शिक्षा विभाग कहाँ से शुरू किया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। उस समय ये कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कहाँ के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। माध्यमिक शिक्षा की सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? 2009 से 2017 के बीच में इसको निर्धारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा में एनसीईआरटी का मुख्य कार्यक्षेत्र जो है आपका एससीईआरटी का कार्यक्षेत्र क्या है? इसमें आपका मूल्यांकन तकनीक का विकास करना ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए पहली बात तो ये सुनिए, एससीईआरटी का मतलब क्या होता है? एससीईआरटी का नाम है इसका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शुद्ध भाषा में हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। इसके कार्यक्षेत्र में पाठ्यक्रम का विकास भी आता है और मूल्यांकन तकनीक का विकास भी आता है और व्यावसायिक शिक्षा का विकास भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एससीईआरटी का फुल फॉर्म नाम याद रखिएगा। एससीईआरटी का पूर्व जो नाम था वो राज्य शिक्षा संस्थान था। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जिसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE कहा जाता है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है? एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित की जाती है। माध्यमिक शिक्षा के सामान्य और व्यावसायिक लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यावसायिक दक्षता में सुधार, व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन सी इसमें जो है व्यक्तित्व का विकास राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की? वो आपका कोठारी आयोग था। भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश शासन में। CBCE को अपना वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष में दिया गया? 1952 में दिया गया। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया। कब दिया? किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दिया। 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई NEP 1986 के तहत। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सलाह किस आयोग ने दी थी? तो स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की जो, एक सेकंड प्लीज, इसके ऑप्शन गायब हैं इसमें से। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सलाह जो है वो आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी। किसने दी थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये सलाह दी थी। ठीक है, ऑप्शन नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो लगभग जो है जो प्रभावी क्षेत्र हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। पाठचर्या किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? पाठचर्या छात्र के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। कब हुई? 1985 में हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना आपकी 1950 में हुई थी, ये बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पहुंच सन 2017 तक, ये इसका उद्देश्य नहीं है। परिभाषा है कि माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 12 से 17 आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। ऐसा CV गुड कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा CV गुड कहते हैं। चैप्टर 3 की बात करेंगे। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, राज्य विश्वविद्यालय हो गए, डीम्ड विश्वविद्यालय हो गए, ये सभी उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के प्रकार हैं। उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने का कारण क्या है? प्रशासनिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग भारत में कौन सा बना? वह आपका राधाकृष्णन आयोग बना। कौन सा आयोग बना? राधाकृष्णन आयोग बना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना? ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है यह आपका 4 नवंबर को बना था। ऑप्शन गलत दिया है इसमें। कब बना था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी कि राधाकृष्णन आयोग की बात हो रही है, जिसकी नियुक्ति जो है 4 नवंबर 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 को हुई थी। यहाँ पे 14 नवंबर दिया है जो कि गलत है, सब में 14 दिया है, ध्यान रखिएगा आप। 4 नवंबर 1948 है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना आपकी सितंबर 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इग्नू की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कहता है देश का भविष्य
उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। किस आयोग ने यह टिप्पणी की थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह टिप्पणी की थी। यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूजीसी की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। यूजीसी की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी और इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका पूरा नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। यूजीसी के पहले अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यूजीसी की स्थापना किसकी अनुशंसा के आधार पर की गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आधार पर, की अनुशंसा के आधार पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। कथन है कि यूजीसी 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन क्या हैं देखते हैं। इसमें कथन, दूसरा कथन है कि एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं। निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए, नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, मणिपुर विश्वविद्यालय मणिपुर, ये सभी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थान वाला जो देश है वो आपका भारत है। NSQF, क्या लिखा है? NSQF अर्थात राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। ज्ञान, कौशल और योग्यता। वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक है? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए वैश्वीकरण द्वारा शिक्षा में ये परिवर्तन आवश्यक हैं। उच्च शिक्षा में अभी भी बोलबाला है अंग्रेजी का। निम्न में से कौन सा निकाय उच्च शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता? नगर निगम व जिला परिषद निकाय जो है उच्च शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देता। उच्च शिक्षा में शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? छात्रों को सूचना के स्रोतों की ओर ले जाना। उच्च शिक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से प्रेरित किया जाता है व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए। किसके लिए? व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए। सन 1947-48 में डिग्री स्तर पर तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी थी? 38 थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने समय सारणी, उपयुक्त शिक्षक और नैतिक शिक्षण के तरीके की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान को एक डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे जो है न्यूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूपा कहा जाता है। यूजीसी इन्फोनेट नेटवर्क को चलाया और प्रतिबंधित किया जाता है। किसके माध्यम से? तो इसको जो है ERNET के माध्यम से। यूजीसी ने कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1994-95 के बीच में। संक्षिप्त नाम SCOVE का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आवासीय विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर हैं। न्यूपा को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? 2006 में। न्यूपा को 2006 में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। माध्यमिक शिक्षा में आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो इसमें 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विविध पाठ्यक्रम की बात किसके लिए कही गई है? माध्यमिक स्तर के लिए कही गई है। CBSE किस प्रकार के स्कूलों को संबद्धता प्रदान करता है? माध्यमिक स्तर के स्कूलों को CBSE संबद्धता प्रदान करता है। जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है? NEVPA है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है चैप्टर 4 आ गया हमारा। चैप्टर 4 कहता है बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से होता था। वाक्यांश है कि समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है? बालक जिस प्रकार की शिक्षा के लिए उपयुक्त है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना समान शैक्षिक अवसर कहलाता है। अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण होता है प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण होता है जो है प्रारंभिक शिक्षा। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया था? हर्टाग श्मिट ने। किसने ध्यान दिया? हर्टाग श्मिट ने। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं नियंत्रण किसके अधीन रहता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कौन सा सुझाव सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो इसमें सुझाव ये है कि पाठ्यक्रम को बालकों के जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास करने वाला बनाया जाए। पाठ्यक्रम में पुस्तकों पर अधिक बल न देकर के हस्तकार्य पर अधिक बल दिया जाए। ये सभी सुझाव हैं जिनके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है।
प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या कौन सी है? तो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की मुख्य समस्या है शिक्षण के अतिरिक्त अन्य अशैक्षणिक कार्यों को करना, है ना। विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार शिक्षक नहीं होते हैं, शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं और सम्मान का न मिलना, ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं हैं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण कौन सा है? जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है उसमें इसके ऑप्शन इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं आप सुन लीजिए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण जैसे विद्यालय की जो भौतिक संरचना है उसका अच्छा ना होना, विद्यालय में शैक्षिक संसाधनों का अभाव होना, संकीर्ण, अरुचिकर और पुस्तकीय पाठ्यक्रम का होना, ये सभी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट के प्रमुख कारण बने हुए हैं। क्वेश्चन कहता है माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण माना जाता है किशोरों में अनुशासन की कमी है, माता पिता की अशिक्षा और गरीबी है, अवास्तविक पाठ्यक्रम के माध्यम से ड्रॉप आउट समस्या बढ़ रही है। माध्यमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए सरकार ने पेश किया है, क्या पेश किया है? मुफ्त प्रवेश और मासिक शुल्क, मुफ्त गणवेश व किताबें, लड़कियों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे ICT का कार्यान्वयन करना, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपने व्यवहार में लाना। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ ये आती हैं कि माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों के साथ सह शिक्षा नहीं देना चाहते, माता पिता की गरीबी भी है, घर के काम में और खेती के काम में लड़कियों की मदद लेते हैं, ये सभी समस्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कठिनाइयाँ आती हैं लड़कियों की पढ़ने में जो गांव में रहती हैं। माध्यमिक शिक्षा का अंतिम चरण आपकी अनिवार्य शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा में समस्याओं का एक प्रमुख साधन आपका क्या है? पाठचर्या में सुधार। जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? पाठचर्या में सुधार करके, नियमित स्कूल का निरीक्षण करके, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करके। माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल है जैसे उच्च ड्रॉप आउट दर, अवास्तविक पाठ्यक्रम और शिक्षकों की कमी है। माध्यमिक स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर का मुख्य कारण क्या है? किशोरों में अनुशासन की कमी, निरक्षरता और माता पिता की गरीबी, अवास्तविक पाठ्यक्रम। माध्यमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है, क्या शुरू किया है? मुफ्त प्रवेश और मासिक शुल्क, मुफ्त में वर्दी मिल रही है, किताबें मिल रही हैं, लड़कियां और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा संबंधित प्रमुख मुद्दा क्या है? उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दा शिक्षित बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन, परीक्षा और मूल्यांकन का स्तर, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। भारत में हम उच्च शिक्षा के मात्रात्मक विकास की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? आजीवन सीखने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करना। एक निवेश के रूप में शिक्षा का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना। निम्न में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की सिफारिशों में शामिल नहीं था? संरक्षकों का प्रशिक्षण इसमें शामिल आपका नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश की गई, किसकी सिफारिश की गई? शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र क्या है? छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्तियों में और परीक्षाएं कराने में स्वायत्तता का क्षेत्र, ये सभी स्वायत्तता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी का दुष्परिणाम होता है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है, मानसिक संघर्ष और कुंठा बढ़ जाती है, समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए कौन उत्तरदायी है? इसमें छात्र, सरकार, शिक्षक, ये सभी इसके उत्तरदायी हैं। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए गए, क्या प्रयास किए गए? इसमें माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास ये हुआ, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अपनाया गया। जिस स्थान की, जिस समाज की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया गया। अच्छी बुनियादी ढांचा को प्रदान किया गया। ICT को अपने व्यवहार में लाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर RMSA के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली जो संस्था है वो आपकी NCERT है। कौन सी संस्था है? वो आपकी NCERT है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उत्पादक बनाने की पुरजोर सिफारिश की? वो आपका कोठारी आयोग था। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्य विहीनता, अनुशासनहीनता, ये माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ क्या है? माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होना, माध्यमिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि होना, माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के बाद रोके रखना, ये सभी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का अर्थ होता है।
छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए कौन उत्तरदायी है? दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, उद्देश्यहीनता, ये सभी छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी हैं। एनसीईआरटी ने द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज 1975 में तैयार किया था। कब तैयार किया? 1975 में। माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाए, शिक्षकों की व्यावसायिक स्थिति को सुधारा जाए। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। चैप्टर 5 हमारे सामने आ जाता है। भारत में अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे देखिए। अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना, ज्ञान दान तथा अनुभवों की पुनर्रचना करने योग्य बनाना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु अभिरुचि और कौशल को विकसित करना। ये सभी अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अध्यापक शिक्षा के प्रकार क्या हैं? देखिए, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा भी होती है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा भी होती है। ये दोनों ही अध्यापक शिक्षा के प्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए का मतलब क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और इनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे जो पूर्वी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, इनका मुख्यालय आपका कहाँ है? भुवनेश्वर में। पश्चिमी का कहाँ है? अजमेर में। उत्तरी का कहाँ है? A3, B1, EV बस 2 ही मैच करते हैं, है ना, शिलांग में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण का प्रकार हो सकता है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो सकती है, कार्यशालाएं हो सकती हैं, विचार गोष्ठियाँ हो सकती हैं। उपरोक्त सभी आपके राइट हो जाएंगे। अध्यापक शिक्षा से संबंधित समस्याएं या चुनौतियाँ क्या हैं? शिक्षण विधियाँ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, प्रदर्शनात्मक विद्यालयों का अभाव हो सकता है, स्वतंत्रता विहीन वातावरण भी हो सकता है। अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या क्या है? समाज से, विद्यालयी जीवन से और राष्ट्रीय जीवन से, ये सभी अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्याएं हैं। अध्यापक शिक्षा की गुणात्मकता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रशिक्षण संस्थानों में मानकों के अनुसार अध्यापकों का ना होना, कार्यरत अध्यापकों की असंतोषजनक स्थितियाँ, अध्यापकों का अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन न करना, ये अध्यापक शिक्षा की गुणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता व मानक निर्धारण संस्था जो है वो आपकी NCTE है। कौन सी संस्था है? वो आपकी NCTE है। NCTE का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में इसका जो पूरा नाम है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। क्या है इसका नाम? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हिंदी में इसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी कहते हैं। क्वेश्चन कहता है माध्यमिक शिक्षा पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षण कौशल, रुचि एवं दृष्टिकोण का विकास करना, कार्य अनुभव एवं व्यवहारिक ज्ञान देना, विशिष्ट विषयों के शिक्षण कौशल का विकास करना, ये सभी माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य हैं। उपरोक्त सभी राइट हो जाता है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर नहीं है? आपका मुंबई में नहीं है। शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापकों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? सेवाकालीन शिक्षा कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE का प्रमुख कौन होता है? उसका अध्यक्ष जो है वो उसका प्रमुख होता है। शिक्षा स्नातकोत्तर MED कार्यक्रम की अवधि को निम्न में से कौन से वर्ष के विनियम यानी रेगुलेशन द्वारा NCTE ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया? 2014। ठीक है, 2014। कथन 1 है कि शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देता है। तो इसमें ए तो सही है, लेकिन जो आर जो स्टेटमेंट है सेकंड वन वह गलत है। क्वेश्चन कहता है एक प्रभावी शिक्षक की पहचान करने में कौन से शिक्षक का व्यवहार मदद करता है? तो इसमें छात्र सीखने व समझने की को सुनिश्चित करें, ये जो है उसमें मदद करता है। एक प्रभावी शिक्षक के लक्षण क्या होते हैं? सकारात्मकता होती है, रचनात्मकता होती है, अनुकूलता होती है उसके अंदर। कौन संगठन मानता है कि शिक्षक शिक्षा में क्षमता, गुणवत्ता और पहुंच के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति बल है? ऐसा यूनेस्को मानता है। कौन? यूनेस्को। शिक्षक से संबंधित जो समस्याएं हैं, आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की अत्यधिक कमी है, खराब वेतन है, खराब कार्य दशाएँ हैं, ये सभी शिक्षक से संबंधित समस्याएं हैं। उच्च शिक्षा में बनाए रखने के लिए UGC का प्रयास क्या है? IQAC। क्या है? IQAC। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के लिए UGC द्वारा पहल की गई, ऑनलाइन विषय वस्तु प्रदान की गई, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम तैयार किया गया, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, सेवारत शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम व अभिविन्यास पाठ्य द्वारा उसको प्रशिक्षित किया जाता है,
किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम एमएड 1936 की शुरुआत की? वो आपका बम्बई विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय? बम्बई विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम बीएड 1932 की शुरुआत की? वो आपका आंध्रा विश्वविद्यालय था। कौन सा? आंध्रा विश्वविद्यालय। गुणवत्ता आंदोलन का पिता ई डेमिंग को कहा जाता है। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक छात्र संबंध से संबंधित है? वह आपका सामाजिक प्रणाली है। शिक्षकों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य है पेशेवर अधिगम और विकास को बढ़ावा देना। पेशेवर अधिगम और विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन कहता है उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षकों के मूल्यांकन यानी कि प्रदर्शन के लिए यूजीसी ने किस प्रणाली को निर्माण किया? पीबीएएस जो प्रणाली है उसका उन्होंने निर्माण किया। शिक्षक शिक्षा के एक शोधकर्ता के लिए निम्न में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें कड़ी मेहनत करने की क्षमता जो स्किल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ERIC का नाम क्या है? ERIC का नाम है एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। समग्र शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान किया क्षेत्रीय संस्था की शिक्षा ने। समग्र शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान किया क्षेत्रीय संस्था की शिक्षा ने। शिक्षक शिक्षा तथा संसाधन प्रबंध की विकासशील देश में समस्या क्या है? उच्च संस्था नेतृत्व में भाग लेना, अपर्याप्त वित्त, राजनीतिक अव्यवस्था। उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। किसने शिक्षक को जलते हुए दिए की तरह कहा है? प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षक को जलते हुए दिए की तरह कहा है। एक शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करे, शिक्षित करे और उनका मूल्यांकन करे। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी शिक्षक शिक्षा के सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा 2021 का प्रस्तावित नाम क्या है? शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE 2021। शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? समस्या है विविध स्तरीय प्रशिक्षण में संपर्क न होना, अध्यापक प्रशिक्षण का जीवन से सहसंबंधित न होना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों संकीर्णता होना। तो ये सभी इसकी समस्याएं हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? स्वयं को व्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, कक्षा प्रबंध कौशल के लिए, प्रशिक्षण सत्र, स्कूल प्रबंधन और स्कूल संगठन के तरीकों के नियमितीकरण को समझने में मदद करता है शिक्षक प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 कहता है दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम क्या हैं? दूरस्थ शिक्षा हम उसको पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं और द्वार पर शिक्षा भी कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार से कौन सी शिक्षा है? ये आपकी औपचारिक शिक्षा है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। विद्यार्थी की अपनी गति के अनुसार, विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार, विद्यार्थी के प्राप्त समय के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। परिभाषा है दूरस्थ शिक्षा का अर्थ उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें स्थान व समय के आयाम शिक्षण अधिगम के बीच हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा किसने कहा है? माल्कम आदिशेषिया ने कहा है। माल्कम आदिशेषिया का स्टेटमेंट है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को गाइडेड डिडैक्टिक कम्युनिकेशन की संज्ञा किसने दी है? होल्मबर्ग ने दी है। होल्मबर्ग ने दी है। मुरे के अनुसार दूरस्थ शिक्षण के आयाम क्या हैं? शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार से पृथक रहता है, यानी कि पत्राचार पाठ्यक्रम। मुखाभिमुख शिक्षण जो शिक्षण प्रणाली का अंग है, संपर्क कार्यक्रम। शिक्षण अधिगम के लिए अन्य माध्यमों का प्रयोग यानी कि ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। किसने अपनी परिभाषा में स्व अध्ययन व शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न साधनों की दूरस्थ शिक्षा के पक्षों का उद्धृत किया है? वो है आपके दोहमैन। कौन है? दोहमैन। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा विद्यार्थी के मध्य मुख्य रूप से दूर का संबंध होता है, चाहे वो शिक्षा किसी की विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। ऐसा इग्नू के माध्यम से कहा गया है। किसके माध्यम से? इग्नू के माध्यम से। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता यह है कि ये विद्यार्थी केंद्रित होती है, एक जन शिक्षा पद्धति होती है और कम खर्चीली है। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना आपकी 20 सितंबर 1985 को हुई थी। ओके, सितंबर 1985 में। दूरस्थ शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला जो माध्यम है वो आपका जो है मुद्रित ICT, ये सभी यूज होते हैं आपके दूरस्थ शिक्षा में। अनुदेशनात्मक प्रणाली के अंग क्या हैं? टीवी प्रसारण, मुखाभिमुख परामर्श सत्र, इंटरनेट आधारित कार्यनीति, ये सभी अनुदेशनात्मक प्रणाली के अंग हैं। दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं क्या हैं? प्रयोगात्मक कार्य की अवहेलना होती है,
व्यक्तिगत संपर्क की अवधि कम होती है, अध्ययन केंद्रों की सीमित उपलब्धता होती है। ये सभी लिमिटेशंस हैं दूरस्थ शिक्षा की। NIOS की स्थापना वर्ष क्या है? NIOS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना वर्ष 1989 है। इसकी स्थापना 1989 है। NIOS एक स्वायत्त संगठन है। ODL का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ODL का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम क्या हैं? मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये सभी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम हैं। क्वेश्चन कहता है मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना किसने दी? हेराल्ड विल्सन ने। किसने दी? हेराल्ड विल्सन ने। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सुझाव किस समिति ने दिया था? माधुरी शाह समिति 1982 ने। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? हैदराबाद में। इग्नू का संगठनात्मक ढांचा में शामिल है प्रबंधन निकाय, योजना परिषद, विद्या परिषद, ये सभी इग्नू का संगठनात्मक ढांचा में शामिल है। क्वेश्चन कहता है दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कम खर्च में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य हैं। भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका इग्नू है। कौन सा है? इग्नू। इग्नू की क्रेडिट पद्धति शिक्षण पद्धति में एक क्रेडिट में शिक्षण अवधि का समय आपका 30 घंटे है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा विकासवाद का उदाहरण है? वह आपका दूरस्थ शिक्षा है। भारत में पत्राचार शिक्षा शुरू करने का श्रेय KL श्रीमाली को जाता है। पत्राचार शिक्षा शुरू करने का श्रेय KL श्रीमाली को जाता है। इग्नू द्वारा शुरू किया गया पहला शैक्षिक चैनल आपका ज्ञान दर्शन है। कौन सा विश्वविद्यालय भारत में ICT आधारित शिक्षण अधिगम में अग्रणी है? वो आपका इग्नू है। पीपुल्स यूनिवर्सिटी के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय प्रचलित है? वो आपका इग्नू है। कौन सा विश्वविद्यालय? इग्नू है। क्वेश्चन कहता है 2013 में किस परिषद को भंग कर दिया गया? दूरस्थ शिक्षा परिषद को 2013 में भंग कर दिया गया। स्टेटमेंट है कि दिए गए कथनों में सही विकल्प छांटिए। देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा ने अनौपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित कर दिया है, दूरस्थ शिक्षा की लागत को कम करता है। इसमें कथन 1 सत्य और कथन 2 जो है वो सत्य है। पहला कथन जो है वो असत्य है एंड जो दूसरा है वो आपका सत्य है। भारतीय परिस्थिति में दूरस्थ शिक्षण संस्थान ज़्यादातर किस रूप में काम कर रहे हैं? ये आपके दोहरी प्रणाली संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकारी निम्न में से किसके पास है? DEB के पास है। किसके पास है? DEB के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, DEB का नाम क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना 2012 में की गई। दूरस्थ अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह शिक्षण वहाँ होता है जहाँ छात्र अपने स्वयं के अधिगम का प्रभार लेते हैं, या फिर जो है कि शिक्षक व छात्र, सीधा सा ऑप्शन है, शिक्षक व छात्र अलग अलग समय पर और स्थान पर होते हैं। ओके। दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभिक तरीका क्या था? पत्राचार के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया जाए, सकल नामांकन अनुपात GER में वृद्धि की जाए, आजीवन अधिगम के अवसर प्रदान किए जाएं। ये सभी उद्देश्य हैं ऑनलाइन शिक्षा के। दूरवर्ती शिक्षा प्रकार में अनुदेशात्मक संवाद क्या होता है? संरचित व संवादात्मक। भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? 1962 में। भारत में दूरस्थ शिक्षा का शुरुआत 1962 में हुई थी। दूरस्थ शिक्षा का जनक आइजैक पिटमैन को कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा का जनक आइजैक पिटमैन को कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। क्वेश्चन चैप्टर 7 कहता है कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ क्या है? वह शिक्षा जो व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय में कुशल बनाती है, वह शिक्षा जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण देती है, वह शिक्षा जो व्यक्ति में व्यावसायिक चेतना जागृत करती है, ये शिक्षा आपकी तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है। परिभाषा है, व्यावसायिक शिक्षा वो प्रक्रिया है जो पुरुषों एवं स्त्रियों को व्यावसायिक भावना के साथ परिश्रम एवं उत्तरदायी सेवा के लिए तैयार करती है, ऐसा राधाकृष्णन आयोग के अनुसार कहा गया है।
व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति व राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, बेरोजगारी की समस्या को समाधान करना। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति AICTE की स्थापना 30 नवंबर 1945 को की गई थी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों पर उद्योग कर लगाने की बात मुदालियर कमीशन ने कही थी। AICTE जो है यह आपका संवैधानिक निकाय है। AICTE संवैधानिक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? शारीरिक श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, व्यवहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल है। ये सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। कब तक? 2025 तक। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाएं आपकी AICTE और CSIR दोनों हैं। CSIR जो है इसका नाम क्या है? CSIR का नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AICTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 8 है। AICTE का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। CSIR की स्थापना का वर्ष आपका 1942 है। अगर इसमें डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1942 है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। क्वेश्चन कहता है यूपी राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 40 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है? वह आपका AICTE है। कौन सा है? AICTE। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया? 1987 में। किस वर्ष? 1987 में। किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD द्वारा 2003 में नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग की शुरुआत की गई? पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, NPTEL है इसका। इंजीनियरिंग शिक्षा। किस प्रकार की शिक्षा? इंजीनियरिंग। ठीक है, किसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए? इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। भारत में अभियांत्रिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? IITs। कौन सा व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है? ललित कला जो है वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा तरीका छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? प्रयोग करके जब बच्चे सीखते हैं तो बेहतर सीखते हैं। अखिल भारतीय रैंकिंग 2020 में किस शैक्षणिक संस्थान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? वह आपका ITI मद्रास है। भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 कहता है कि NCERT का मुख्य काम क्या है? शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का काम है NCERT का। निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? या NCERT में? ठीक है, किसमें? NCERT में। NCERT के कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIs हैं? वह आपके 5 हैं। कितने हैं? 5। NCERT का नवीनतम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग है। कौन है? शिलांग है। NCERT की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? अनुसंधान एवं विकास, सेवाकाल एवं सेवापूर्व प्रशिक्षण, विस्तार और प्रसार कार्य, ये NCERT की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से संबंधित सही कालक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो NCERT, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान IGNOU और NCTE। NCERT का अध्यक्ष जो है वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। NCERT का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। NCERT की सहायक जो संस्थाएं हैं वो आपकी CIT है, NI है, PSSCIB है, ये सभी NCERT की सहायक संस्थाएं हैं। NCERT का मुख्य काम है स्कूली शिक्षा का। भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय NCERT को जाता है। ठीक है, NCERT के कार्यों में से एक है।
विकसित करना एनसीईआरटी के कार्यों में से एक है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो इधर संस्थान है, इधर उनकी स्थापना हुई है, तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना जो है, डेट याद रखिएगा, 27 जुलाई 1961। एनसीईआरटी की स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुई थी। आइए इसको एनसीईआरटी को 1961 से मिला देते हैं। इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 को हुई थी। इग्नू की स्थापना 1985 तो इसमें है नहीं, गलत बात है। इसकी जो स्थापना है सितंबर 1985 में हुई थी। और एनसीटी की स्थापना जो है, एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी। एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी। एनईपी 2020 की स्थापना 2020 में हुई थी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जहाँ 1965 लिखा है, यहाँ 1985 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की स्थापना 1961, इग्नू की स्थापना 1985, एनसीटी की स्थापना 1995 और एनईपी 2020 की स्थापना 2020 है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में जो एनसीईआरटी है वो मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? नेतृत्व है। एनसीईआरटी का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक दूसरे से लिपटे हुए 3 हंस। एनसीईआरटी के प्रतीक चिन्ह इस संस्था के 3 महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाते हैं। वो कौन सी निम्न में से कौन सा नहीं है? भर्ती। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की एनसीटीई अधिनियम कब बना? 1993 में। एनसीटीई का उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय स्थित जयपुर में है। एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या आपकी 4 है। सही मिलान करने को है। सही मिलान कहता है सही मिलान एनसीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा, एनसीटी पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल में है। तीसरा, एनसीटी दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, इसलिए 1 2 3 तीनों सही हैं। एनसीटी का प्रमुख अध्यक्ष होता है, पहले भी आपको बताया है। शिक्षा निर्धारण एमएड कार्यक्रम की अवधि एनसीटी ने किस वर्ष से 2 वर्षों के लिए कर दी है? किस वर्ष से? 2014 से 2 वर्ष के लिए कर दी है। क्वेश्चन कहता है, अच्छा उससे पहले हम आपको बता दें डियर फ्रेंड कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की, लेने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें हमारा तो कंटेंट होता ही है, प्लस मार्केट में जो आपका इजी नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज, पवन का क्वेश्चन बैंक, ये तीनों पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है ये भी हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण विकल्प से जुड़े हैं? तो इसमें आपका जो एनसीटी जो संगठन है ये मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण विकल्प से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। निम्न में से कौन सी पत्रिका एनसीटीई द्वारा प्रकाशित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है? वह इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन जो पत्रिका है वो एनसीटी द्वारा प्रकाशित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। एनसीटीई का व्योम वाक्य जो है वो है गुरु गुरुतमो धाम। IQAC क्या है? IQAC का मतलब क्या होता है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, ये होता है IQAC की फुल फॉर्म। और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ या फिर NAC के अंतर्गत एक समिति भी है और इसका नाम है IQAC को हिंदी में पता है यही कहते हैं, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ। ठीक है, एंड इंग्लिश में इसका नाम है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। सेल का मतलब SELL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नैक ग्रैंडिम क्या है? देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना नैक ग्रैंडिम कहलाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक स्वायत्त संस्था है। NAAC द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन में जिन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है वो आपका शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन है, नवाचार है, छात्र सहायता एवं प्रगति है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा।
NUEPA क्या है? यह एक वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। NUEPA एक वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। NUEPA के अंतर्गत DISE क्या है? यह डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कितने केंद्र हैं? 2 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 2 केंद्र हैं। ठीक है। NUEPA की स्थापना कब हुई? 1962 में। NUEPA यानी न्यूपा की स्थापना में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है? यूनेस्को का। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? न्यूपा के द्वारा। विद्यालय शिक्षा सुधार हेतु राज्य स्तर पर स्थापित संस्था आपकी SCERT है। कौन सी संस्था है? SCERT। ओके, आगे बढ़ते हैं। SCERT का संगठन कितने स्तरों में होता है? यह आपका 3 स्तरों में होता है। SCERT का पूरा नाम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। हिंदी में इसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। SCERT के सहयोगी संस्थाएं जैसे आपका राज्य शिक्षा संस्थान हो गया, राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान हो गया, मनोविज्ञान शाला हो गया, ये सभी इसकी सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं। राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान का मुख्यालय प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान का मुख्यालय वाराणसी में है। मनोविज्ञान शाला और निर्देशन विभाग आपका प्रयागराज में स्थित हैं। SCERT में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी परिषद निदेशक होता है। डाइट की स्थापना क्यों की गई? डाइट की जो स्थापना है वह प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए बात क्लियर हुई। डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत हुई? NEP 1986 के तहत डाइट की स्थापना हुई। ओके, एंड डाइट का मुख्य काम होता है सेवापूर्व प्रशिक्षण देना, सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देना और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये डाइट के प्रमुख काम हैं। CRC BRC का संबंध किस संस्था से है? डाइट से है। निम्न में से किस संस्थान को जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी गई? वह आपका न्यूपा है। कौन सा संस्थान है? न्यूपा है। डाइट योजना कब शुरू की गई? 1987 में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए किसकी स्थापना की गई? तो इसमें आपकी डाइट, CTE, ISSE, ये भी सभी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई। चैप्टर नंबर 9 कहता है सार्वभौमिकरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, लोकव्यापीकरण, लेकिन यह जो है ये सार्वभौमिकरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। राज्य संविधान के क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ऐसा वर्णन आर्टिकल 45 में है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में अनिवार्य शिक्षा सबके लिए होगी, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान तथा वर्ण का हो। किस अनुच्छेद का अंश है? यह आपका आर्टिकल 15 का है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का पर्यायवाची क्या है? सुविधाओं का सार्वभौमिकरण होगा, नामांकन का सार्वभौमिकरण होगा, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण होगा। ये सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? प्राथमिक विद्यालयों की अपर्याप्त उपलब्धता, भारत की भौगोलिक विविधता, बढ़ती हुई जनसंख्या और भ्रष्टाचार, ये सभी जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किए गए सरकारी प्रयासों में आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, NLM, BEP, ये सभी शामिल हैं। 86वें संविधान संशोधन से संबंधित तथ्य आपका क्या हो जाएगा? ये 2002 में लागू हुआ। यह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन A और B दोनों इसमें राइट हो जाते हैं। 86वें संविधान संशोधन की सिफारिश किस समिति ने की थी? तापस मजूमदार समिति 1999 ने की थी। DPEP कार्यक्रम कब चलाया गया? DPEP कार्यक्रम 1994 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1994 में DPEP कार्यक्रम चलाया गया। DPEP का मतलब क्या होता है? इसका जो DPEP है ये इसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है इसका? पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में इसको जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। क्या? इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। DPEP को कार्यक्रम 1994 में चलाया गया था। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किन एजेंसियों के सहयोग से संचालित होता है? ये आपका UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, इन सभी एजेंसियों के सहयोग से संचालित होता है।
क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन ऊपर भाग गया, क्वेश्चन कहता है कहाँ, नहीं है क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात नहीं। NLM नेशनल लिटरेसी मिशन का शुभारंभ 5 मई 1988 को हुआ था। मीना मंच कार्यक्रम का संबंध आपका NPEGEL से है। वंचित या पिछड़ी बालिकाओं हेतु साक्षरता संबंधित कार्यक्रम जो है वो आपका KGBV है, NPEGEL है, महिला समाख्या, ये सभी हैं कार्यक्रम हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 1996 में हुई थी। कई जगह इसका आंसर आपका 2000 में मिल जाएगा। SSA सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 से मानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM जो है वो कब लागू हुई? 15 अगस्त 1995 से लागू होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? ये आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवोन्मेषी शिक्षा नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। शिक्षा अलंकारिक नहीं बल्कि उपयोगी होनी चाहिए। यह कथन आपका कोठारी आयोग और शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने से संबंधित है। शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यावसायिक आधार प्रदान करना, छात्रों में किसी प्रकार का व्यवसायिक कौशल विकसित करना। शिक्षा केवल पुस्तकीय ना हो अपितु व्यवसायोन्मुखी भी होनी चाहिए। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षक की अपने विषय में विशेषज्ञता होना, विद्यार्थियों में अपेक्षित कौशल का विकास होना, शिक्षकों की व्यवसाय व श्रम में रुचि होना, ये माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में शिक्षक की भूमिकाएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पुनर्वेक्षण समिति NPERC 1992 के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। शिक्षा के व्यवसायीकरण का पर्यायवाची क्या है? कार्य अनुभव शिक्षा कार्य, समाज उपयोगी कार्य, रोजगार परक शिक्षा, ये शिक्षा के व्यवसायीकरण के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन कहता है कि TRYSEM क्या है? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका नाम है। NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा संबंधित संस्तुतियाँ क्या हैं? NCIVE का गठन, NCQF को विस्तारित करना, प्रत्येक बालक कम से कम एक व्यावसायिक कौशल को सीखेगा, ये सभी इसकी संस्तुतियाँ हैं। व्यावसायिक चेतना का संबंध किससे है? शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम और श्रद्धा से व्यावसायिक चेतना का संबंध है, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक पक्ष, छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। व्यावसायीकरण की आवश्यकता है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने यह सुझाव दिया था। भारत देश की गंभीर समस्या शिक्षित बेरोजगारी का समाधान क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना, श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना भारत देश की गंभीर समस्या शिक्षित बेरोजगारी का समाधान, ये सभी हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की? छात्र अशांति पर, धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, इन सभी पर ताराचंद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रदान की थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA किस वर्ष शुरू किया गया? 2009 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 2009 में इसकी शुरुआत हुई। आचार्य राममूर्ति समिति किसके प्रधानमंत्रित्व वाली भारत सरकार में गठित की गई? विश्वनाथ प्रताप सिंह। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कब शुरू हुआ? माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण जो है वह आपका 1988 में शुरू हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है भारत में शिक्षा का माध्यमिक स्तर क्या है? विद्यालय स्तर पर द्वितीय है ये। ठीक है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि 4 वर्ष है। एंड क्वेश्चन इस व्यवसायीकृत शिक्षा का लाभ क्या है? शिक्षा और काम तथा जीवन में एकीकरण होना, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना, छात्र में उत्पादनशीलता का गुण लाना, ये व्यवसायीकृत शिक्षा के लाभ हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य क्या है? शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। ठीक है, एंड
तो इसमें एक सेकंड, क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य क्या है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है छात्रों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। व्यावसायिक शिक्षा के जनक चार्ल्स एलन प्रोफेसर हैं चार्ल्स एलन प्रोसेर हैं। चलिए, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की समस्या क्या है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता, बाजार में आवश्यक कौशल पर फोकस की कमी है, सूक्ष्म वातावरण की उपलब्धता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका डी राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, चैप्टर 11 कहता है शिक्षा का निजीकरण का क्या अभिप्राय है। शिक्षा का निजीकरण का मतलब होता है स्वायत्त पोषित स्कूलों की स्थापना, स्कूल का निर्माण, नियंत्रण और संचालन निजी हाथों में होना, सरकार व निजी समुदाय का संयुक्त प्रयास होना, ये शिक्षा का निजीकरण कहलाता है। शिक्षा का निजीकरण के बढ़ावा का कारण क्या हो सकता है। बढ़ावा का कारण ये है सरकारी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का अभाव है, उचित शैक्षिक वातावरण का अभाव है, निजी स्कूल बच्चों व अभिभावकों के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा के निजीकरण की मुख्य समस्या क्या है। निजी संस्थाओं द्वारा कैपिटेशन फीस वसूलना और शिक्षकों का उचित वेतनमान न होना, ये शिक्षा के निजीकरण की प्रमुख समस्या है। पीपीपी का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए, क्वेश्चन इस निजीकरण का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव है, छात्रों को अधिक से अधिक सुविधाओं की उपलब्धता होती है, यही निजीकरण का एक पॉजिटिव प्रभाव है। निजीकरण का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव क्या है। निर्धन व निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों की पहुंच से शिक्षा का दूर होना। एंड ये क्या है, ये उसका निगेटिव पॉइंट है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी निजीकरण के लिए आवश्यक है शिक्षा संस्थाओं की मान्यता संबंधी नियमों में कठोरता होना, योग्य, अनुभवी, निस्वार्थी, ईमानदार लोगों की नियुक्ति होना। निजी शिक्षा संस्थाओं में 25% गरीब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। शिक्षा संस्थाओं के निजीकरण का पर्यायवाची क्या है। स्कूल गोद लेने की परंपरा है, पीपीपी मॉडल होना, स्वायत्त पोषित स्कूल व्यवस्था होना। ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट है, चारों ऑप्शन सही है। निजीकरण का उद्देश्य क्या है। तीव्र आर्थिक विकास, निवेश पर पर्याप्त लाभ, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, ये निजीकरण के उद्देश्य हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है। शिक्षा को व्यवसाय बनाना, शिक्षा से धनोपार्जन करना, शिक्षा संस्थानों का संख्यात्मक विकास होना, ये शिक्षा के व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण के अर्थ हैं। शिक्षा में निजीकरण का लाभ क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना, पढ़ाई के दौरान पर्याप्त शिक्षण सहायक सामग्री का होना, शिक्षक को शैक्षिक कार्य तक सीमित रखना, ये शिक्षा में निजीकरण के लाभ हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण का सकारात्मक पक्ष क्या है। निजी विद्यालयों को आसानी से पहुंच व उपलब्धता प्रदान करना। चलिए, क्वेश्चन इस शिक्षा के व्यापारीकरण पर नियंत्रण हेतु जो उपाय हैं वो ये हैं कि विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, निजी विद्यालयों की फीस का निर्धारण सरकार द्वारा होना चाहिए, योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षकों की नियुक्ति हो, यही शिक्षा के व्यापारीकरण पर कंट्रोलिंग के उपाय हैं। शिक्षण संस्थानों के लिए आर्थिक स्रोत जुटाने के लिए सिफारिशें किस कमेटी ने दी थी। के पुनैया कमेटी ने सिफारिशें दी थी। चैप्टर नंबर 12 कहता है प्रमुख परीक्षा सुधार क्या है। परीक्षा प्रक्रिया को सतत बनाना, निबंधात्मक प्रश्नों का उन्नयन करना, आंतरिक परीक्षाओं को अनिवार्य बनाना, ये प्रमुख परीक्षा सुधार हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है परीक्षा प्रश्नों का समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है। यह कथन गैर टेका है। परीक्षा सुधार की आवश्यकता क्यों है। परीक्षा सुधार की आवश्यकता समाज की बदलती आवश्यकता है लचीलेपन के लिए और प्रतिभा के विकास के लिए परीक्षा सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को परीक्षा कहते हैं। ऐसा क्रोनबेक कहते हैं। कौन कहते हैं। ऐसा क्रोनबेक कहते हैं। परीक्षाओं के प्रकार की श्रेणी क्या है। देखिए, परीक्षाएं आपकी प्रयोगात्मक भी होती हैं, आपकी मौखिक परीक्षा भी होती है और आपकी जो है लिखित परीक्षा भी होती है। मौखिक परीक्षा के गुण क्या है। छात्रों से कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, छात्रों को अनुचित साधनों को अपनाने का अवसर नहीं मिलता, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ये मौखिक परीक्षा के गुण हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। मौखिक परीक्षा के दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं। दोष ये हैं कि आत्मनिष्ठता, व्यक्तिक रूप होता है, अधिक समय की आवश्यकता होती है। ये सभी इसके क्या हैं,
दोष हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। लिखित परीक्षा आपकी निबंधात्मक भी होती है, आपकी वस्तुनिष्ठ होती है, दोनों ही प्रकार की लिखित परीक्षा हो सकती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम। निबंधात्मक परीक्षा के दोष क्या हैं? इसमें रटने पर बल होता है, विश्वसनीयता और वैधता की कमी रहती है, परीक्षक की आत्मनिष्ठता का भी प्रभाव रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी हो जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अर्थ क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का अर्थ आपका है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? परीक्षक की आत्मनिष्ठता की अनुपस्थिति रहती है, ठीक है। और आगे प्रश्नों का संरचना संक्षिप्त होता है, प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार क्या हैं? आपके प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्यास्मरण प्रकार के होते हैं, मिलान प्रश्नों का वर्गीकरण जो है प्रत्याभिज्ञान, जो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं प्रत्याभिज्ञान कहलाते हैं, और रिक्त स्थान भरने वाले प्रत्यास्मरण कहलाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषता ये है कि इनमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, व्यापकता होती है, व्यवहारिकता होती है, विवेदकता होती है, ये सारी ही क्वालिटीज़ इनमें पाई जाती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार संबंधित तथ्य क्या हैं? प्रश्नों का निर्माण संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाना, नकारात्मक कथनों से बचना, प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होना, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सुधार संबंधी तथ्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधित तथ्य क्या हैं? प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार किया जा सकता है। किसी परीक्षा के मापन में एक रूपता होना क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। वह परीक्षा जो उसी तथ्य का मूल्यांकन करती है जिसके लिए वह बनाई है, परीक्षा की यह विशेषता क्या कहलाती है? उसकी वैधता कहलाती है उसकी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं? संकीर्णता है, परीक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति अधिक है, परीक्षा साध्य के रूप में होती है, ये वर्तमान परीक्षा प्रणाली के सभी दोष हैं। परीक्षा सुधार का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से परीक्षा की उपयोगिता, परीक्षा संचालन प्रक्रिया में गत्यात्मकता, परीक्षाओं की विश्वसनीयता में वैधता, ये सभी परीक्षा सुधार के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में क्रमांक यानी ग्रेस देने की व्यवस्था की समाप्ति किस आयोग ने की है? राधाकृष्णन आयोग ने जो है ग्रेस देने की व्यवस्था की समाप्ति करने की बात कही है। फिर आगे स्टेटमेंट है कि मिलान कीजिए। आइए मिलाते हैं क्या क्या मिलाना है। राधाकृष्णन, देखिए एक सेकंड से, राधाकृष्णन परीक्षा की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने पर बल देते हैं। जो मुदालियर आयोग है आपका, वह विद्यार्थियों का स्कूल रिकॉर्ड पर जो है उनकी संस्तुति करते हैं। एंड जो कोठारी आयोग है, यह आपका जो है किस पर? कोठारी, एक सेकंड प्लीज़, जो B1 है आपका, जो राधाकृष्णन आयोग है, ये आपका जाता है परीक्षा की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने की संस्तुति करता है। उसके बाद जो मुदालियर आयोग है, ये विद्यार्थियों का स्कूल रिकॉर्ड रखने पर संस्तुति करता है। एंड जो कोठारी आयोग है, रटने की जगह मौलिक चिंतन प्रवृत्ति पर बल देते हैं। राममूर्ति सेमेस्टरीकरण के लिए रीति निर्धारण पर संस्तुति करते हैं। ऑप्शन इसमें जो ए है वह आपका राइट हो जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति में की गई? तो ये आपकी NEP 1986 में की गई। परीक्षाओं का कौन सा कार्य नहीं है? परीक्षा का काम छात्रों को निर्देशन देना नहीं है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों की विवेचना करते हुए उसके सुधार के लिए उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न किस परीक्षा का उदाहरण है? यह प्रश्न आपका निबंधात्मक परीक्षा का उदाहरण है। जब आपको गुण दोष लिखना है, उपाय बताने हैं, इसका मतलब है कि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, तो निबंधात्मक प्रकार का हो गया ये। CCE का पूरा नाम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को इंग्लिश में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। चलिए, परीक्षा सुधार में मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, तो सतत मूल्यांकन सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड होता है, या व्यापक मूल्यांकन की नियमितता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति इसमें इंक्लूड होती है। निम्न में कौन सा परीक्षा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। प्रत्यास्मरण प्रकार का प्रश्न, रिक्त स्थान की जो पूर्ति होती है वो आपकी प्रत्यास्मरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं NCTE 1986 की। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जैसे NEP 2020 कि इसका जब ये तैयार हुई शिक्षा नीति, तो उसमें प्रधानमंत्री आपके
कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, जब NEP, ये 1968 की बात है, NEP 1986 जब तैयार हुई तो आपके जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। NEP जब संशोधित की गई 1992 में, उस समय जो पंडित V नरसिम्हा राव थे। NEP 2020 के समय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? 19 अगस्त 1985 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 भागों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सतत मूल्यांकन से परीक्षा प्रणाली ये इसका भाग नहीं है। NEP 1986 में समाहित तत्व आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड ECCE, ये दोनों ही NEP 1986 में समाहित तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है नवोदय विद्यालय की संकल्पना किस शिक्षा नीति की विशेषता है? NEP 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उच्च शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने हेतु जो प्रयास किए गए वो आपका उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय, तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा, ये सभी जो है ये प्रयास किए गए थे। ऑप्शन डी द राइट वन। डाइट की स्थापना का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया? NEP 1968 में। सामान्य शैक्षणिक ढांचा 10+2+3 की संस्तुति जो की गई वो आपकी NEP 1986 में की गई है। कंप्यूटर के ज्ञान की महत्ता को किस शिक्षा नीति में सर्वप्रथम स्वीकारा गया? NEP 1986 में। उपाधियों को रोजगार से अलग करने की संस्तुति किस शिक्षा नीति का विषय थी? NEP 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर पर बनाई गई? प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो सुझाव दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का था, नवोदय विद्यालय का था, स्वायत्त कॉलेजों की स्थापना का सुझाव NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसके अंतर्गत दिया गया। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे UGC, NCERT, NIEPA, AICTE आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकेंगे। कौन आ जाएगा यहाँ पे? आपका शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई? राममूर्ति समिति के द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। इसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति का जो समिति है उसका गठन किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 2000 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1990 तक। NEP 1986 का लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करना, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, शिक्षा का समान अवसर व भाषाओं का विकास करना NEP 1986 का लक्ष्य और उद्देश्य था। त्रिभाषा सूत्र दिया गया। त्रिभाषा सूत्र किसके माध्यम से दिया गया? ये आपका NEP 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम कितने प्रतिशत निवेश करने पर जोर देती है? ये कम से कम 6% निवेश करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा बिंदु नहीं है? आइए देखते हैं इसमें कौन सा बिंदु नहीं है। तो शिक्षा में जनसंख्या नहीं है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन थे। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? एक सेकंड प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें आपका कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन राइट हो जाता है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब किया गया? 1991 में। कब किया गया? 1991 में। जनार्दन रेड्डी समिति ने कौन सा सुझाव नहीं दिया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को मजबूत किया जाए, ऐसा सुझाव जनार्दन रेड्डी समिति ने नहीं दिया था। जनार्दन रेड्डी समिति ने कितने कार्यकारी दल गठित किए थे? 22 कार्यकारी दल गठित करने वाली जनार्दन रेड्डी समिति थी। जनार्दन रेड्डी समिति में शामिल कार्यकारी दलों में नहीं है। पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण इसमें शामिल नहीं है। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन क्यों किया गया? इसका गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों तथा कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए किया गया। शिक्षा और समानता के लिए किया गया। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। एन जनार्दन रेड्डी समिति की कार्यकारी दल की अध्यक्षता किसने की? चित्रा नायक ने। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब की स्थापना कब की गई? 1920 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की कितनी स्थायी समितियां हैं? 4। गतिधारक स्कूलों की स्थापना कब की गई? शिक्षा नीति 1986 में। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 1976 में। जनार्दन रेड्डी समिति ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात क्या रखने की सिफारिश की? 2:1।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गणित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आइए देखते हैं। इसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। किस वर्ष तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा? 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों बाद लागू हुई है? 34 वर्ष के बाद लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए प्रारूप समिति द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के समक्ष निम्न में से कौन सी प्रमुख चुनौतियों को स्वीकार किया गया है? तो उसमें आपकी पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही, इन सभी चुनौतियों को एक्सेप्ट किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने भागों में विभाजित है? ये आपकी 4 भागों में विभाजित है। 5+3+3+4 ये इसके 4 भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 भागों में सम्मिलित आपकी है स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, ये सभी इसमें आपके शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉप आउट का संबंध है विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले जो छात्र होते हैं उनसे संबंधित है ड्रॉप आउट। NEP 2020 के अनुसार शैक्षणिक ढांचा जो है वो आपका 5+3+3+4 का स्वीकार किया गया है। परख क्या है? समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, स्कूल बोर्डों को परामर्श देने वाली संस्था, स्टेट अचीवमेंट सर्वे SAS तथा नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का संचालन करने वाली संस्था आपकी परख है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। मेरू की भूमिका है। मेरू होता क्या है? मेरू का पूरा नाम होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। फिर से सुन लीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसकी भूमिका आपकी एक बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय के रूप में है। इसकी भूमिका NEP 2020 में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने से संबंधित है। NEP 2020 में समाहित तथ्य क्या है? स्कूली ढांचा आपका 5334 कर दिया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र NEC की स्थापना हुई कि नहीं हुई? यह मतलब ये आपका इससे संबंधित है। एक सेकंड, इसके ऑप्शन गायब हैं बाकी, ठीक है। तो इसमें इसके समाहित तथ्य आपका एक तो ये हो गया 5334 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना, ये भी सही है, ये भी सही है। एक इसमें आगे ऑप्शन है उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन, इसलिए इसमें जो आप बाकी ऑप्शन आपको मिलेंगे लगभग वो भी सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 के गुण क्या हैं? इससे गुण ये है कि GDP का 6% शिक्षा पर व्यय करना, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NPE की स्थापना करना, डिग्री कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष में प्रमाण पत्र, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री व 4 वर्ष में शोध सहित उपाधि की व्यवस्था करना, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होगा बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। NEP 2020 किस बात पर बल देती है? ये आपके लचीले बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम पर बल देती है। NEP 2020 के अनुसार छात्रों के मूल्यांकन में किन किस्मों की विशिष्टता को शामिल किया जाना चाहिए? तो इसमें संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक किस्म की विशिष्टता को शामिल किया जाना चाहिए। NEP 2020 के तहत एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। NEP 2020 किसकी सिफारिश करता है? ये बहुभाषावाद की सिफारिश करता है ना। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? 5 स्तंभों पर नहीं, ये आपकी 4 स्तंभों पर आधारित है। कितने स्तंभों पर? 5334 इसके 4 स्तंभ हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम जो है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक समझ पर बल देती है। किस पर बल देती है? वैचारिक समझ पर बल देती है। क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया? इसमें 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाए, इन सभी बातों में प्रस्तावित करती है। 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। NEP 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। NEP 2020 की संस्तुति उपरांत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक जो है प्रथम शिक्षा मंत्री होंगे।
ठीक है। NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तर में। कितने स्तर में? 3 स्तर में। स्कूली शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च कक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत पढ़ाया जाएगा? 50% पढ़ाया जाएगा। कितना प्रतिशत? 50% पढ़ाया जाएगा। आइए अब बात करेंगे डेलर्स रिपोर्ट की। डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए किसे आवश्यक बताया? बुनियादी शिक्षा के विस्तार को, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था को डेलर्स आयोग ने 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक बताया। डेलर्स आयोग ने किस सिद्धांत पर बल दिया था? डेलर्स आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन पर्यंत शिक्षा पाने का अधिकार पर बल दिया। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाए जाने पर बल दिया। बालक को शिक्षा की विभिन्न सुविधाओं में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात पर, इस सिद्धांत पर बल दिया। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा की योजना के प्रारूप को खोजने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किस संस्था ने किया था? यूनेस्को ने किया था। किस संस्था ने किया था? यूनेस्को ने किया था। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1996 में। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अधिगम अंतर्निहित ज्ञान का भंडार हो, सीखना एक आंतरिक खोज है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस प्रतिवेदन में शिक्षा को समाज की धड़कन कहा गया है? डेलर्स कमीशन रिपोर्ट को शिक्षा को जो है समाज की धड़कन कहा गया है। डेलर्स आयोग के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है धारण सीखना। धारण सीखना इसमें शामिल नहीं है। डेलर्स आयोग की प्रस्तावित रणनीतियाँ क्या हैं? सार्वजनिक अधिकारियों व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करना। सीखना व्यक्ति की पूरी जिंदगी में शामिल रहता है। शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। तो डेलर्स आयोग की प्रस्तावित यही रणनीतियां हैं। ऑप्शन 20 में आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है कि प्रमुख डेलर्स आयोग का आधार स्तंभ करके सीखना का अर्थ है समाज को सीखने वाले समाजों में बदलना, व्यक्तियों में दूरदृष्टि व अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, एंड औपचारिक शिक्षा में कार्य अनुभव को समाज सेवा से जोड़ना। ये सभी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डेलर्स आयोग के प्रमुख आधार स्तंभ बनना सीखना, लर्निंग टू बी का तात्पर्य है बालकों में सामाजिक कौशल का विकास करना, बालकों में सौंदर्य बोध का विकास करना, बालकों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन। भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम डेलर्स आयोग के किस आधार स्तंभ से समानता रखता है? एक साथ रहना सीखना से ये संबंध रखता है। डेलर्स रिपोर्ट में एगरफोरा की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में क्या कहा गया है? एगरफोरा की रिपोर्ट 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए उपयोगी है। डेलर्स रिपोर्ट के किस अध्याय में शिक्षकों के बारे में वर्णन है? अध्याय 7 में जो है शिक्षकों के बारे में वर्णन है डेलर्स रिपोर्ट में। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। लर्निंग सोसाइटी का सिद्धांत किस आयोग ने दिया? डेलर्स ने। किसने दिया? डेलर्स ने। डेलर्स कमीशन के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। जानना सीखना यानी कि सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करना, करना सीखना कार्य अनुभव का समाज सेवा से संबंध होना, बनना सीखना यानी कि नेतृत्व क्षमता के साथ सामाजिक कौशल व सौंदर्य बोध होना, साथ रहना सीखना यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा की एक परिभाषा है, एक सामाजिक अनुभव जिसके माध्यम से बच्चे अपने बारे में सीखते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं और बुनियादी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं, ऐसा डेलर्स कमीशन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 15 आता है। चैप्टर कहता है, चैप्टर नहीं कहता है, क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार संबंधित उपबंध उपस्थित है मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, अनुसूची में, इन सभी में उपस्थित है। ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए थे। 26 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब संपूर्ण देश में लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। एंड माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व भी दिया गया है, शिक्षकों के कर्तव्य भी हैं, इसलिए यही इसकी विशेषता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को। बाल श्रम निषेध व नियमन
अधिनियम 1986 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिनियमित किया गया 30 जुलाई 2016 को। भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण है उच्च जनसंख्या, गरीबी और निरक्षरता। ये सभी जो है कि प्रमुख कारण है बाल श्रम के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता क्या है? रोकने व निष्कासन का निषेध, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना का निषेध, मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, ये सभी इसकी विशेषता हैं। ऑप्शन डी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। कथन की सत्यता जांचिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, दोनों बातें सही हैं। स्टेटमेंट कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं आइए समझते हैं। अनुच्छेद 45 से संबंध रखता है। जी हाँ, अनुच्छेद 21A संविधान संशोधन 86वां हुआ। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। RTE एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है, यानी कि 30 बालकों पर 1 टीचर होना। प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 और प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। उसके बाद RTE एक्ट 2009 को लागू करने का उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। RTE एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ये गलत है, यहाँ पे 14 होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 35(1) से संबंध रखती है, ये आपकी जो है सही स्टेटमेंट नहीं है। RTE एक्ट 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान क्या नहीं है? कक्षा में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ये इससे संबंध नहीं रखता है। RTE 2009 के तहत सत्य कथन क्या है? कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 की बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में उपलब्धता होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 की बच्चों के घर से 3 किलोमीटर की परिधि में उपलब्धता होनी चाहिए। तीनों ही बातें यहाँ पे आपकी सही है। RTE एक्ट 2009 के तहत अध्यापकों में कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? जनगणना, आपदा राहत, चुनाव संबंधी, ये सभी गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। RTE एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है। किस बात का प्रावधान नहीं है? तो इसमें जो है बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। शिक्षा को मूल अधिकार 2002 में घोषित किया गया। निम्न में से कौन सा कथन एक्ट 2009 की कमी दर्शाता है? एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं, ये तो कमी दर्शा रहा है। पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, केवल चर्चा की गई, ये भी कमी है। निजी विद्यालयों पर लागू नहीं है, ये भी एक कमी है। सभी कमियां हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वह केंद्र व राज्य सरकार दोनों का है। 2009 में पहली बार संशोधन जो है वो आपको 2012 में हुआ। RTE 2009 में पहली बार संशोधन 2012 में हुआ था। क्वेश्चन कहता है RTE 2009 में प्रथम संशोधन से संबंधित जो तथ्य हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं यथा मदरसा, बौद्धिक पाठशाला आदि को RTE के दायरे से बाहर रखा गया। एंड सभी तरह के आसक्त बच्चों, ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉलिसी आदि को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्कूल प्रबंधन समिति के दायरे से बाहर रखा गया। तो ये सभी जो हैं RTE में प्रथम संशोधन से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि RTE एक्ट के प्रावधान और उनसे जुड़ी धाराएं कौन कौन सी? माता पिता संरक्षक का दायित्व किससे जुड़ा है? ये आपका धारा 10 से जुड़ा है। सतत व्यापक मूल्यांकन आपका धारा 9 से जुड़ा है। शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण जो है आपका ये 29 से जुड़ा है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन क्या है? समिति में कम से कम 3/4 75% सदस्य माता पिता के संरक्षक होंगे, 50% सदस्य महिलाएं होंगी। दोनों ही बातें सही हैं। RTE एक्ट के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? ये आपके मदरसों में, बौद्धिक पाठशालाओं में, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होंगे। एंड RTE 2009 में द्वितीय संशोधन 2019 में किया गया। RTE एक्ट 2009 में उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित क्या है? कक्षा 1 से 8 तक। निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान धारा 18 में बताया गया है। और RTE एक्ट 2009 में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेरित है। क्या है? RTE एक्ट 2009 में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेरित है। प्रशासक द्वारा नियंत्रित विद्यालय
राज्य सरकार संचालित विद्यालय, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 30, 29 व 30 के अधीन रहते हुए बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने हैं। RTE एक्ट 2009 में उल्लिखित स्थानीय प्राधिकार का आशय है नगर निगम यानी नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी इसमें जो है संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है? 150 से अधिक। शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही कथन क्या है? 60 बालकों पर 2 अध्यापक होंगे, 61 से 90 तक के बालकों पर 3 अध्यापक होंगे, 200 से अधिक बालकों पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर के 1 से 40 से अधिक नहीं होंगे, 1:40 यानी कि 40 बच्चों पर 1 अध्यापक। RTE 2009 का सही और पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित कब किया गया? विधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। RTE 2009 में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। RTE एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश बना? 135वां, भारत जो है वो 135वां देश बना। RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस होंगे, 800 घंटे होंगे। ठीक है। RTE एक्ट 2009 द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 25% सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। और इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है हमारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से बात करेंगे, से रिलेटेड बात करेंगे। RMSA का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। RMSA का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। नई शैक्षिक संरचना 5334 में माध्यमिक शिक्षा का अंक क्या है? 4। माध्यमिक शिक्षा में सुधार, संवर्धन व विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग का गठन 1952 को किया गया? मुदालियर आयोग का गठन। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित अभियान आपका RMSA है। RMSA माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने वाला अभियान किस वर्ष लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2009 में। RMSA से संबंधित तथ्य जो है ये माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालकों के घर से 5 किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय, 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति का लक्ष्य, ये RMSA से संबंधित तथ्य हैं। RMSA का लक्ष्य है माध्यमिक शिक्षा की प्रत्येक बालक पर पहुंच हो, क्षमता व समानता की स्थापना हो, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, ये सभी RMSA के लक्ष्य हैं। माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण से संबंधित कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं? तो इसमें आपकी NCERT, NIOS हो गया, NCT, NUPA हो गया, SCERT, SIOS हो गया, ये सभी शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में RMSA की वित्त व्यवस्था में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी निर्धारित की गई 50-50 की। RMSA द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 यानी कि 30 बालकों पर 1 अध्यापक। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्य क्या हैं? ब्रिज कोर्स और वैकल्पिक शिक्षा, मुक्त विद्यालय जाल बनाना, परीक्षा प्रणाली की पुनर्रचना करना, ये सभी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष है। RMSA रमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए NCERT, NUPA आदि के सहयोग से अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से हैं क्या? स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। इनमें स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, रमसा का अध्यक्ष जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, इसका अध्यक्ष RMSA का। मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय स्थान कितना प्रतिशत है? 75:25। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक, ये जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। केंद्र प्रायोजित योजना ICT को रमसा में कब मिला दिया गया? 2013 में। ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? 2015 में। ई पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई। रमसा योजना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है NCERT से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का नारा है, क्या नारा है इसका? इसका नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो। साला दर्पण क्या है? साला दर्पण MHRD द्वारा स्थापित पोर्टल है और 5 जून 2015 को इसकी स्थापना हुई थी।
अरे क्लास यहाँ पे एंड होती है डिफरेंट एंड आपसे कहना चाहेंगे अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो ये नंबर है हमारा 9628182649, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी पेपर 3 के साथ में नई क्लास में।